हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं आपके सिलेक्शन के रिगार्डिंग। कहा जाता है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, मगर क्या ये बात सही है या क्या ये पूरा सच है? नहीं, पूरा सच ये है कि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है और वो बच्चा जो एनसीईआरटी को पूरा का पूरा समझ ले और वो टीचर जो एनसीईआरटी को पूरा का पूरा समझा दे, तब आप सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ इस चैनल पर तो मैं पढ़ाता ही उसके अकॉर्डिंग हूँ कि जिन बच्चों को अंडर 500 रैंक चाहिए, जिनको 500 के ऊपर ऊपर रैंक चाहिए, यानी 400 300 100 के अंदर अंदर, वो बच्चे इस बात को नोटिस कर लें कि एनसीईआरटी को पढ़ाने का तरीका ही डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वैसे आप कितनी बार करते रहें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जैसे मैं कराऊंगा, सबसे पहले मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी और उसके रिलेवेंट सारे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं पीवाईक्यूज नीट के और फिर नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आईआईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो पूरा का पूरा कोर्स जब आप कर लेंगे, पूरा का पूरा आप सीरीज़ को आप फॉलो कर लेंगे, उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि सर हाँ, अब अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नीट में आ जाता है तो मैं विद इन 10 सेकेंड उसके अंदर सही सही निशान लगा के आ सकता हूँ। तो बच्चों, अगर उस तरह पढ़ना है तो इस चैनल को फॉलो करिए। ऐसा मटेरियल आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जैसा इस चैनल पर मिलने वाला है। तो हम शुरू करते हैं आज चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर फॉर बोर्ड, फॉर नीट एंड फॉर आईआईटी जेई। ठीक, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, एक एक नोट्स, एक एक वर्ड को फोकस करके चलना है, और तब आपको पता लगेगा कि भाई ये होता क्या है। तब आप उम्मीद करिए कि 500 के अंदर अंदर रैंक आने वाली है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इसके अंदर क्या, सॉल्यूशन। ये जो वर्ड सॉल्यूशन है, पहले इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर दो तरह से हम चीज़ों को मिक्स करते हैं, दो तरह से हम चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो डिस्कस करना होता है दैट इज़ मिक्सचर, ना कि सॉल्यूशन। तो मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में समझिए। आपने कोई भी दो सब्सटेंस लिए या मैटर लिए, ठीक। आपने क्या लिया, मैटर नंबर 1 और मैटर नंबर 2। आपने कोई भी दो मैटर लिए, ठीक, और उन्हें आपस में मिक्स कर दिया। तो अगर इनको आप मिक्स कर देते हैं और इनमें दो बातें होंगी, या तो केमिकल रिएक्शन होगी या केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो ये नया कंपाउंड दे देगा, और अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होती देन इट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो बच्चों, बात समझ में आई। अगर दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस आपस में मिलने के बाद केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं, मगर वो फिर भी अपनी अपनी स्टेट में रहते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर की अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज सिंपली when two or more compounds are mixed, but they do not do chemical reaction called, क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। ठीक है, यहां तक मिक्सचर की कहानी समझ में आई है आपको। अभी सॉल्यूशन आने वाला है, अभी मिक्सचर तक रुको। मिक्सचर समझ में आया। अब ये जो मिक्सचर हुआ, यानी ये जो A प्लस B को हमने मिलाया, इसके अंदर भी दो बातें होंगी, इसके अंदर भी दो बातें होंगी। या तो ये दोनों की दोनों सब्सटेंस ऐसे मिल जाएंगे कि आप इनको फिर अलग अलग देख ना सके, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आप उसे कहीं से भी उठा के देखें, वो हर जगह पूरी वॉल्यूम में एक जैसा कॉम्प्लेक्शन होगा। देन दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर भी दो तरह का होता है, नंबर 1 होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस।
जीनियस। तो बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर इज कि जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। यहां पर क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स होते हैं। दूसरी बात, एंड यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्मिटी शो करते हैं, यूनिफॉर्म थ्रू आउट दी वॉल्यूम, यानी पूरी की पूरी वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, उनका कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसा होगा। जहां से उठा के देख लो वैसा ही। जैसे एग्जाम्पल कि आपने क्या किया, इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने क्या किया, आपने साल्ट लिया और उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया। जब आप साल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो जो आपका मिक्सचर बनता है, फिर एक बार आपने स्टायरिंग कर दी, ऐसे घुमा दिया उसको, उसके बाद साल्ट अलग से कहीं नहीं दिखाई देता, जो भी होगा वाटर के अंदर ही होगा। दूसरी बात, अगर आप क्या कर दें, शुगर यानी घर में जो चीनी होती है उसको वाटर के साथ मिला दें, तो भी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा, ऐसा मिक्सचर मिलेगा जो बिल्कुल सेम होमोजीनिसिटी का होगा, यानी उसके अंदर कोई अलग अलग कंपोनेंट आपको नहीं दिखाई देंगे। एक होता है हेट्रोजीनियस, तो इसमें हम बोलेंगे व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, डू नॉट मिक्स कंप्लीटली, वो आपस में अच्छी तरीके से नहीं मिक्स हो पाते, एंड डू नॉट शो होमोजीनिटी, और होमोजीनिटी को शो नहीं करते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरी वॉल्यूम के अंदर, थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और इसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, इस वाले का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, जैसे आपने ऑयल लिया और ऑयल को वाटर के अंदर डाल दिया, तो बताओ क्या ये कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, नहीं होता, क्योंकि इसके जब आप इसे थोड़ी देर बाद रख देंगे, यानी स्टार करके रख देंगे, तो क्या होगा, जो ऑयल होगा वो ऊपर आ जाएगा अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, और वाटर जो होगा वो नीचे ठहर जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर जिनमें दोनों कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते, दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एंड जिसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, हैंड टू हैंड लिख भी रहा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए स्किप ना करें, एक एक पॉइंट समझें, क्योंकि आपको लाना है नीट में 500 के अंदर रैंक। मैं बार बार बोलता हूँ कि पूरी वीडियो देखें, पूरा ध्यान से नोट्स देखें। तो इसके बाद हम कहते हैं व्हाट इज़ सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन की तो बात आई नहीं। तो बच्चों ये वाला जो होता है, ये वाला पार्ट जो होमोजीनियसली पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है, जो पूरा का पूरा मिक्स हो जाता है, उसका नाम था होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या है बच्चों, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन कोई अलग से नहीं आएगी, व्हेन द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर कंप्लीटली मिक्स, एक बात ध्यान रखना, बट विदाउट केमिकल रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे कि साल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर। तो बच्चों डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं आया। मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और फिर उसमें भी होमोजीनियस मिक्सचर इज द सॉल्यूशन। बार बार रिपीट करेंगे बात को, ताकि आपके दिमाग में पूरी घुस जाए, क्योंकि हमें लानी है अंडर 500 रैंक। ठीक, जिन बच्चों ने ये चैनल ज्वाइन कर लिया है उनके तो मज़े आ गए, क्योंकि उनको जो चीज़ मिलने वाली है यहाँ पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलेगी, चाहे तीनों सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, कहीं भी देख लीजिए आप। तो बच्चों आगे चलते हैं चैप्टर में एंड आगे देखेंगे। अगर ये कंपोनेंट यानी जो मिक्सचर में हमने डाला था, हमने जैसे यहाँ पर साल्ट एंड वाटर को डाला, तो यहाँ बताओ नंबर 1 और नंबर 2 टोटल कितने कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हुए, 2। ऐसे ही यहाँ पर भी कितने हुए, 1 2। तो जब ये 2 ही कंपोनेंट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर इससे ज़्यादा हो जाए, यानी ABCD तक पहुँच जाए, तो फिर हम उसको सिंपली सॉल्यूशन कहते हैं, उसको बाइनरी सॉल्यूशन नहीं करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है 2, जिसमें एक कंपोनेंट प्लस एक कंपोनेंट मिलकर क्या करता है, बनाता है। अब सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1
यानी अब जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज होमोजीनियस, यानी बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं और और अधिकतर केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है बच्चों, दो कंपोनेंट नंबर 1 एंड कंपोनेंट नंबर 2। तो नॉर्मली होता क्या है कि एक कंपोनेंट हमेशा ज़्यादा होगा अमाउंट में दूसरे के मुकाबले। मान लीजिए यहाँ पर कंपोनेंट 1 का जो अमाउंट है इट इज़ मच लेस देन ऑफ द कंपोनेंट नंबर 2। तो अगर कंपोनेंट 1 जो कि कम मात्रा में है, दिस इज कॉल्ड सोल्यूट, और वो जो ज़्यादा मात्रा में है दिस इज कॉल्ड सोलवेंट। तो जैसे हमने कहा सोल्यूट, तो सोल्यूट की डेफिनेशन क्या हुई, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ, अब तो सॉल्यूशन बोल लेंगे, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इन स्मॉल अमाउंट या लेसर भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों, इज कॉल्ड सोल्यूट। एंड वो वाला कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन लार्जर अमाउंट, जो ज़्यादा अमाउंट में है, दैट इज कॉल्ड सोलवेंट। तो भैया दो बातें समझ में आई। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपने बनाया साल्ट एंड वाटर का, तो साल्ट बड़ी मात्रा में होता है या वाटर बड़ी मात्रा में होता है, कि सर जी वाटर होता है, तो वाटर यहाँ पर क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, और साल्ट क्या हो गया बच्चों यहाँ पर, सॉरी, वाटर जो हो गया सोलवेंट हो गया, और साल्ट जो है वो क्या हुआ, सोल्यूट हो गया। दैट सिमिलरली शुगर है, और शुगर के साथ अगर हमने वाटर मिक्स कर दिया तो इस मिक्सचर में ये तो हो गए सोलवेंट एंड दिस इज बिकम सोल्यूट। इस तरह से बात हमें समझ में आई कि सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। सोल्यूट वो होता है जिसका अमाउंट कम होता है, और सोलवेंट वो होता है जिसकी मात्रा यानी अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं कुछ फार्मूलाज के ऊपर जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। इनमें सबसे पहला फार्मूला है मास परसेंटेज। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि पहले हमें रिदम के साथ पूरी की पूरी थ्योरी क्लियर करनी है, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, और क्वेश्चन के बाद हम क्या करेंगे, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फिर नीट के क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसके अंदर आता है कि व्हाट इज़ दी मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम करेंगे मास परसेंटेज का फॉर्मूला। मास परसेंटेज, मान लीजिए आपके पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, तो हम बोलते हैं कि हमें मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा मास परसेंटेज ऑफ ए इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट ए ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है, यानी जिस कंपोनेंट का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास लिख के ओवर टोटल मास से डिवाइड कर देना है, मगर यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होगा। और ये जो मास परसेंटेज होती है इसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि हमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि यूनिट और डायमेंशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, साइंस में, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आ गया तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया हर चीज़ याद करके चलो। नंबर 2 इज़ वॉल्यूम परसेंट। व्हाट इज़ वॉल्यूम परसेंट, कि वॉल्यूम ऑफ द, मान लीजिए अगर आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये क्या होता है, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम परसेंट जिसका भी निकालना है, वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए या बी जो भी है, तो हम बोल देंगे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये दो फार्मूले हमारे अब तक हो गए।
और इन दो फार्मूले को आपको हैंड टू हैंड क्या करना है, नोट आउट करना है, और हैंड टू हैंड क्या करना है, आपको याद करते चले जाना है। ठीक, इसके बाद अगला फार्मूला आता है हमारा मास बाय वॉल्यूम। एक होता है मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, उस बीकर में आपने क्या किया कि आपने वाटर डाल दिया बहुत सारा, या कोई भी लिक्विड डाल दिया, ठीक, और उसके अंदर आपने क्या किया, एक दूसरा कंपोनेंट डाला, जैसे कि साल्ट वगैरह कुछ भी डाल दिया, और वो साल्ट कंप्लीटली क्या हो गया, इसके अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। तो जब ये कंप्लीटली मिक्स हो जाता है तो जो आपने इसका मास लिया था, मास, उसे याद रखिए, यानी जो आपने बाद में डाला था उसका मास, और वॉल्यूम पूरे के पूरे का अब मेजर कीजिए, यानी कि पहले जो आपने मास इंसर्ट किया वो लिखते हैं मास ऑफ कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपने लिया, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मास तो उस कंपोनेंट का जो आपने लिया था, और सॉल्यूशन पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसे बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई। अब अगला फॉर्मूला है इसके अंदर आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से पहले जिन बच्चों को मोल कंसेप्ट नहीं मालूम, वो मेरे चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाएं, और वहाँ पर जाकर मोल कंसेप्ट को पहले अच्छी तरीके से समझ लें, फिर आपको मोल कंसेप्ट के बाद मोल फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, और उस सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी ई एंड सो ऑन। ठीक, ये आपके कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स के जो मोल हैं, इसके हैं N1, इसके हैं N2, इसके हैं N3, इसके हैं N4 एंड सो ऑन। तो भैया ये हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट हो गए, उनके अलग अलग मोल्स हो गए, N1 N2 N3 एंड सो ऑन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आपको क्या करना है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी कंपोनेंट के मोल लिखकर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स के मोल ऐड करके डिवाइड कर दो। यानी N1 ओवर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन Nn। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हो कि जी मैं तो एक बारी में ही बोल देता हूँ कि N1 प्लस N2, यानी टोटल मोल्स जो है वो कैपिटल N है। टोटल मोल्स कितने हैं बच्चों, कैपिटल N है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो गया, दैट इज N1। तो इसको हम बोलते हैं X1। यहाँ पर X से शो करते हैं, मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से शो करते हैं। तो X1 हो गया आपका ये। तो हम यहाँ लिख दें दोबारा से कि X1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ N1 कितना हो गया, यानी A कितना हो गया, दैट इज N1 ओवर कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, कैपिटल N है सारे के सारे कंपोनेंट के मोल्स को ऐड कर दिया। ठीक, इसके बाद X2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, वो कितना होगा, N2 ओवर कैपिटल N। इन द सेम वे X3 क्या होगा, N3 ओवर कैपिटल N एंड सो ऑन। जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसी को क्या करें आप, डिवाइड कर दें पूरे के पूरे मोल से। तो उसी के मोल्स को डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे मोल से। अब ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस मोल फ्रैक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है, और वो पूछी जाती है जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस कितना होता है। तो सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस अगर निकालना है तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस का मतलब हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn तक की वैल्यू क्या होगी। अगर हम किसी सॉल्यूशन के सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो
उसकी वैल्यू क्या होती है, मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या होती है। तो भाई अभी याद करो कि x1 की वैल्यू क्या थी, n1 ओवर कैपिटल N, x2 की वैल्यू क्या थी, n2 ओवर कैपिटल N, x3 की वैल्यू यानी फॉर्मूला क्या था, n3 ओवर कैपिटल N, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो n ओवर क्या हो जाएगा, कैपिटल N। अगर हम इन सब को एलसीएम ले तो देखो, आप ध्यान से देखो, सबके डिनोमिनेटर में कैपिटल N ही है, किसी के डिनोमिनेटर में कुछ और आ ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पर हो गया आपका कैपिटल N और ऊपर आपका हो गए n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन n। तो जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल N की वैल्यू है, और नीचे भी क्या आ गया, कैपिटल N। तो दोनों कैंसिल हो गए, क्या मिल जाता है, 1। तो हम कहते हैं सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1। ये वाली बात ध्यान रखना कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 1। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है आपके, इसलिए इसको याद रखना है, बहुत ज़रूरी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन भी परसेंटेज की तरह एक क्या होता है, पीपीएम बोलते हैं शॉर्ट्स में, यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन जब निकालना होता है तो ये परसेंटेज की तरह है। परसेंटेज में आप क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देते हैं और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार ज़रा रिकॉल कर लो, अगर आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए इसकी परसेंटेज निकालनी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट जो भी है और ओवर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या करेंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं और 100 निकाल देते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, यही फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का किसी भी चीज़ की। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि भाई हमारे पास 30 पार्टिकल्स हैं शुगर के और 70 पार्टिकल्स हैं हमारे पास किसके, वाटर यानी H2O के। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ शुगर पार्टिकल्स कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ शुगर पार्टिकल इज़ 30 ओवर 30 प्लस 70 इंटू 100। यानी हमने क्या किया, पहले हमने शुगर के नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखा और उसके बाद उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 100 ओवर 100। तो 100 से 100 कट गया। तो हम बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन में जो शुगर है उसका परसेंटेज कितना है, 30 है। अगर मैं इसी बात को आपको समझाऊं पीपीएम के थ्रू, तो पीपीएम में आपको यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, 100 को हटा कर 10 टू द पावर 6 लिख देना है, 10 टू द पावर 6 लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 6 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 6। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। यानी आपको क्या करना है, आपको पार्ट्स पर मिलियन निकालना है तो परसेंटेज को याद कर लो और परसेंटेज के में जहाँ पर आप 100 लिखते हो वहाँ पर 10 टू द पावर 6 लिख देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है अगला, दैट इज़ मोलैरिटी। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या होता है, बड़े क्लोज से दो कंसेप्ट हैं और इनके बीच में डिफरेंस याद करना ज़रूरी है। फॉर्मूला तो आपको याद हो ही जाएगा। तो भैया मोलैलिटी एंड मोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। व्हाट इज़ मोलैरिटी। मान लीजिए आपने एक कंपोनेंट लिया और उसको दूसरे कंपोनेंट के साथ मिक्स कर दिया, यानी एक सॉल्यूट लिया और उसको दूसरे के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया और आपका सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम बोलते हैं कि मान लीजिए आपके पास सॉल्यूट के मोल्स यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है आपके पास, मान लीजिए n है, n मोल्स है। आपने क्या किया, n मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिया, फॉर एग्जांपल साल्ट NaCl को ले लिया आपने। यह आपका सॉल्यूट है क्योंकि कम मात्रा में है, कम अमाउंट में है, इसलिए हमने इसको सॉल्यूट बोला। और इसके n मोल्स लिए, याद रखना मोल्स लिए मोल्स। तो n मोल्स लिए हमने किसके, सॉल्यूट के।
और उसको क्या करा हमने, V वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने ली कैपिटल V, और इसको हमने लिया किस में, लीटर में। अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएं, बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक जार है, उस जार में आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, और उस वाटर के पार्टिकल्स हैं और उसका वॉल्यूम है कैपिटल V, सिंपल। उसके अंदर आपने क्या किया कि आपने साल्ट को ऐड कर दिया, और साल्ट इस तरह होमोजीनियस तरीके से आपका ऐड हो गया, और साल्ट के मोल हैं स्मॉल m। तो अगर आप क्या करें, मोलैरिटी निकालनी है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, तो आप कहोगे मोलैरिटी इक्वल होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बस बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको करना क्या है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट लेके उसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, याद रखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से आपको डिवाइड कर देना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते ही आपका क्या बन जाएगा, ये मोलैरिटी बन जाएगा। इसे मैं और साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, इन लीटर्स। तो इसकी जो यूनिट हुई वो क्या हुई, मोल पर लीटर हुई, और इसका जो डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, दैट इज़ M, कैपिटल M। तो अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है कि जैसे हमने कहा भाई हमारे पास 2M का सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब होगा इसके 1 लीटर में, 1 लीटर में 2 मोल सोल्यूट पड़ा हुआ है, इसके 1 लीटर में 2 मोल सोल्यूट पड़ा हुआ है। अब हमारा अगला फॉर्मूला आता है, दैट इज़ मोलैलिटी। फ़र्क सिर्फ स्पेलिंग का है, वहाँ पर एल आई आ जाएगा, किसकी जगह, RI की जगह। तो हम बोलते हैं व्हाट इज़ मोलैलिटी क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए वही वाला सॉल्यूशन था, तो आपने अब की बार क्या किया, वही जार लिया, उस जार में हैंड टू हैंड हम क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर हमने डाल दिया, 1 या वो कोई भी मतलब V लीटर वाटर हमने यहाँ पे डाल दिया, कितना, V लीटर वाटर हमने डाल दिया, और उसके अंदर हमने क्या किया, N मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज़ N मोल्स हमने यहाँ डाल दिए। अब की बार आप V लीटर की जगह इसको जो आपने वॉल्यूम लिया था उसकी जगह आप मास ले लो, और उसे बोल दो कि कैपिटल M हमने मास ऑफ सॉल्वेंट लिया है, कैपिटल M इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर अब की बार हम क्या करते हैं, N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड कैपिटल M इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट है भाई, ये मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ मोलैलिटी जो होती है आपकी, मोलैलिटी इज़ मास नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्वेंट। ठीक, ये किस में होगा, मोल्स में, और ये किस में होगा बच्चों, दिस इज़ इन kg। ये ध्यान रखना कि हमेशा जो है सॉल्वेंट का मास इस वाले फॉर्मूले के अंदर kg में आएगा। ये क्या हो जाता है अब आपका N ओवर कैपिटल M मोल पर kg हो जाता है। और मोल पर kg जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर जो आपको मोलैलिटी शो करनी है दैट इज़ स्मॉल m। ये बात याद रखो, मोलैलिटी का जो आपका डिनोशन है दैट इज़ स्मॉल m, और मोलैलिटी जो होती है दैट इज़ कैपिटल M। तो बच्चों ये समझ में आया, आपको समझ में आया। अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर 2 स्मॉल m, तो इसका मतलब होता है 2 मोल सोल्वेंट 1 kg, 2 मोल सोल्यूट 1 kg सोल्वेंट के अंदर मिक्स है। और यहाँ पर मतलब होता है अगर कैपिटल M के साथ लिखा हुआ है 2m, तो 2 मोल ऑफ सोल्यूट इज मिक्सड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके सारे रिलेवेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस
यही प्लेलिस्ट में इसके नीचे ही मिलेंगे, इसलिए इसको स्किप नहीं करना है। जिस ऑर्डर में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसी को फॉलो करते जाओ। अब हम एक एक करके सारे न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमारे फॉर्मूलाज ख़त्म हो गए। पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर इज़ एंड। अब पार्ट नंबर 2 शुरू होगा, मगर उससे पहले आपको सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। और होप आपको मज़ा आया होगा। तो कंटिन्यू रहिए इसी चैनल पर अगर आपको रैंक लानी है 500 से ऊपर तो।